हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में पहले ही मैं आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब बारी आई है अति लघुत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं जो मैंने इस वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए हैं 2022, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आए तो आपका ये क्वेश्चन भी मिस ना हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि फर्स्ट चैप्टर से है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश या अदिश, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L। देखिए, इसको P से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। अब देखिए, यहां पर P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q है आवेश, L है आवेश के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये बताना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, ठीक है। सूत्र नहीं पूछा गया था लेकिन मैंने समझा दिया थोड़ा सा। तो देखिए, आप लोग लिखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कौन सी राशि है बताइए। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, एक सदिश राशि, ठीक है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। तो बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। समझ में आया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो कि एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है। ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस न्यूमेरिकल में हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिखने में बड़ा, लेकिन अभी जब मैं सॉल्व करूंगा बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल। देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 × 10⁻⁻⁻³ कूलाम मीटर है। यह एक 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E में ठीक है, विद्युत क्षेत्र E से 60 डिग्री कोण पर रखा है। अब बताइए द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो देखिए, जो दिया गया है उसको लिखिए। पहले हमें सबसे पहले दिया गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 1.6 × 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P हमें दिया गया है इतना 1.6 × 10⁻⁻29 और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, यह एक 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता, ठीक है। तो हमें दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू दी गई है हमें 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये दोनों हमें दिया गया है। उसके बाद में हमें दिया गया है कि जो 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर रखा है। तो हमें दिया गया थीटा, ठीक है, थीटा दिया गया, कोण कितना है 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान होगा, क्या होगा। तो बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, शायद आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था, विद्युत, ठीक है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, को हम डिनोट करते हैं टाउ से। और टाउ इक्वल टू एक फार्मूला होता है PE sin थीटा। ये फार्मूला याद रखिएगा, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए आप वैल्यू, आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम रखते हैं, चलिए रख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर टाउ इक्वल टू
टाउ इक्वल टू पी की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 1.6 गुणे 10 की पावर -29, तो लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -29, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है ई की वैल्यू है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद हमें साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्री, तो इस थीटा के स्थान पर रख देंगे 60 डिग्री। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे, तब हम लिखेंगे टाउ इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की पावर -29 है, ये 3 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 29 में से 3 घट जाएगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 29 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर -26, ठीक है। गुणे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वही आप यहाँ पर रख दीजिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। समझ में आ रहा है? तो ये आपको इतना लिख देना है। अब आगे देखिएगा कैसे सॉल्व करेगा। टाउ इक्वल टू 1.6 हम ऐसे ही रहने देंगे, गुणे 10 की पावर -26 और गुणे देखिए √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.7321, ठीक है। ये √3 की वैल्यू होती है, याद रखिएगा √3 की वैल्यू 1.732 होती है और अपान 2 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे टाउ इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की पावर -26 गुणे, अब हम 1.732 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.866, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा 0.866। समझ में आ रहा है? अब आप क्या कीजिए, यहां पर आपको सिर्फ 0.866 को 1.6 से गुणा कर देना है, तो आपका आएगा 1.38, ठीक है, 1.38 गुणे 10 के पावर -26 हम ऐसे लिख देंगे। और यही आपका इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, बल युग्माघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो आपका यही जो है आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखा था, अगर साथ में करते तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पर यही आपका टाउ बल युग्माघूर्ण आ जाएगा 1.38 गुणे 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि r मीटर त्रिज्या के चालक गोले को क्यों आवेश दिया जाता है, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यानी कि कोई r मीटर त्रिज्या का चालक है, गोलीय चालक है, ठीक है, जिसको अगर हम क्यों आवेश दें तो गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो आपको डायरेक्टली लिख देना है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर r मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को क्यों आवेश दिया जाए तो गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये जो है एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है कि 3 संधारित्र परिपथ चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्थित हैं। देखिए 3 संधारित्र हैं इस चित्र में, एक ये और एक ये, ठीक है। अब बिंदु ए व बी के मध्य कुल धारिता 3 माइक्रोफैरड है, यानी कि ए व बी के मध्य कुल धारिता जो है वो 3 माइक्रोफैरड है। तो संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा। देखिए ये पहला संधारित्र जो है 3 माइक्रोफैरड, इससे श्रेणी क्रम में एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी वैल्यू x है, ठीक है, ये x है और हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये जो है 1 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से समझिए। देखिए जो 3 माइक्रोफैरड और x हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप लिखिए 3 माइक्रोफैरड और x, ठीक है, ये क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, में जुड़े हैं, ठीक है। तो देखिए 3 माइक्रोफैरड और x जो है ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/3 और प्लस 1/x, ठीक है, प्लस 1/x। इसको सॉल्व करते हैं साइड में, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 3x, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x। देखिए 3 का 30 से कैंसिल, x यहां पर आ जाएगा, प्लस x से x कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, तो x + 3 इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। अब देखिए 1/c इक्वल टू इतना आ गया। अब हम इसे उल्टा करेंगे, ठीक है, लिखेंगे 1/c इक्वल टू x + 3/3x। अब इनका हम तिरछा गुणा कर देते हैं, इसका इससे, तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इसका इससे कर देते हैं तो आपका हो जाएगा c
और ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि इसका इससे गुणा होगा, इक्वल टू आपका 3x का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 3x, ठीक है। अब जब हम c निकालेंगे तो c इक्वल टू फाइनली आ जाएगा ये 3x अपान, ठीक है, इधर गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा तो x प्लस 3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई c की, ठीक है। अब चूंकि यहां पर एक कंडीशन और है, देखिए यहां पर ऊपर देखिए, यहां पर ये दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन ये जो है ये जो आपका 3x प्लस अपान x प्लस 3 आया, ये वाले संधारित्र, ठीक है, देखिए ऊपर ये दोनों आपको सॉल्व हो चुके हैं। अब ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में है, ठीक है, यानी कि जो c हमने यहाँ पर निकाला है ये और जो 1 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र लगा है, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो हम समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे हम, ठीक है, लिखेंगे c, ये c जो आया है हमारा फाइनली c तथा 1 माइक्रोफैरड, ठीक है, 1 माइक्रोफैरड क्या है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो देखिए समांतर क्रम में जब होंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला इसमें अलग होता है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे c इक्वल टू, ठीक है, लेकिन अभी हमने c माना था, यहां पर क्या होगा, तो देखिए यहां पर हमें करना क्या है, देखिए c की वैल्यू हमें यहां पर पूरा दिया गया है 3x अपान x प्लस 3, तो हम लिखेंगे 3x अपान x प्लस 3, ठीक है, और प्लस ये क्या है 1 माइक्रोफैरड तो 1 लिख देंगे, इक्वल टू टोटल संधारित्र की धारिता कितनी है, देखिए बिंदु ए व बी के बीच मध्य कुल धारिता 3 माइक्रोफैरड, देखिए इसके और इसके बीच जो कुल धारिता है वो 3 माइक्रोफैरड है, तो हम इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x अपान x प्लस 3 इक्वल टू 3, और इधर प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए समझिए, क्योंकि c और 1 माइक्रोफैरड जो है आपके वो किसमें समांतर क्रम में, तो हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया, इक्वल टू टोटल धारिता 3 है तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे लेकिन समझना है। अब देखिए 3x अपान x प्लस 3 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3 में से 2 चला जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 में से 1, यहाँ पर 1 है, 2 मैंने लिख दिया, ये देखिए 1 है, ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तिरछा गुणा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका इससे इसका इससे, तो हम इधर लिखेंगे 3, ये इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x, इधर लिख देंगे, तो इनका गुणा इनसे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 1 का 3x के गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 का x से गुणा होगा 2x प्लस 2 3 6 इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर 6 आपका ऐसे रहने देंगे और इस 3x इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x बचेगा, तो फाइनली 6 इक्वल टू आ जाएगा आपका, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा। अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 6 माइक्रोफैरड, तो हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है और यही हमें निकालना भी था, ठीक है, यही हमें निकालना था। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, चलिए देखते हैं, ये देखिए इसी x की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइक्रोफैरड। अब हम इसे सॉल्व करें, इन दोनों को 6 यहाँ पर रखकर, तो इसको इससे क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ें, फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ दें, तो हमारा टोटल धारिता 3 माइक्रोफैरड आएगी, क्योंकि a व b के मध्य कुल धारिता 3 माइक्रोफैरड थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को परस्पर निकट लाया जाए तो उनके विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि यदि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं, उनको हम आपस में लाएं, समीप लाएं या निकट लाएं, तो उनके विभवांतर में क्या प्रभाव होगा। तो देखिए यहाँ पर सीधा आपको लिख देना है, कम हो जाएगा, उनका विभव जो है कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी धारिता बढ़ जाएगी और इसलिए उसका विभव कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक धारिता तथा विभव v के पदों में लिखिए। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्थितिज ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं u से, u इक्वल टू होता है 1/2 cv स्क्वायर, 1/2 cv स्क्वायर, यही है आपका संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक धारिता और विभवांतर के पदों में। देखिए इसमें c धारिता है, b है विभवांतर, ठीक है, u है स्थितिज ऊर्जा, तो यही जो है सूत्र इन दोनों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो ये थे आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।